नमस्कार दोस्तों, कल यानी 19 अप्रैल को चुनाव है। ये तय है कि पार्टियों ने चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसका असर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि वोट देते वक्त वोटर मैनिफेस्टो का ध्यान में रखकर ही वोट करता है। मैनिफेस्टो का मतलब है कि हर पार्टी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसमें वो बताती है कि अगर जनता उसे चुनकर संसद में भेजती है तो वह जनता के लिए क्या करेगी। ओवरऑल देखा जाए तो विभिन्न पार्टियों के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में वही घोषणाएं की हैं जो या फिर जिस तरह की घोषणाएं वो पहले भी करती आई है, और पूरी मैनिफेस्टो से रोजगार जैसा मसला गायब है। भाजपा मुफ्तखोरी का विरोध करती है, लेकिन उसे पता है कि ये वो देश है जहाँ नोट पर वोट बिक जाते हैं, जहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री के नारों के साथ देश की राजधानी में जनता के कलेजे पर बैठकर फ्री का दारू बांटते बांटते लोग जेल चले जाते हैं, जहाँ 15 लाख हर किसी के खाते में डालने के नारों के साथ सरकार देश पर राज करने लगती है। लेकिन सवाल है कि इस फ्री की रेवड़ी के बाद क्या होगा। बच्चों की फीस तो फ्री में भरी नहीं जाएगी, घर का सपना तो फ्री में बिल्डर पूरा नहीं करेगा, तो जनता से ऐसा क्या कहा जाए जो उसके दिमाग की बत्ती जला दे। और वो बत्ती मात्र इलेक्शन तक ही तो जलानी है, उसके बाद वो फ्यूज भी हो जाए तो जनता कर भी क्या सकती है। वादे पूरे कहाँ करने होते हैं, वादे तो सिर्फ करने होते हैं। लेकिन चूंकि सारी पार्टियां वादे कर रही हैं तो वादों का चुनाव भी बहुत स्मार्ट वे में होना चाहिए, और इस बार कांग्रेस ने वादों के चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त पटखनी दे दी है, ये सत्य है। चलिए पहले जानते हैं कि कांग्रेस ने रोजगार को लेकर अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वह केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। साथ ही उसने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करने की गारंटी भी दी है। साथ ही पार्टी ने कहा है कि वह 15 मार्च 2024 तक के सभी एजुकेशन लोन माफ़ कर देगी। कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित करने का वादा भी किया है। मैनिफेस्टो में पहली नौकरी पक्की, एक तरह से अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिलाने की योजना है। इसके तहत 25 साल से कम उम्र के कॉलेज के हर ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा धारक को संवैधानिक गारंटी के तहत 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये सालाना तक की अप्रेंटिसशिप हासिल करने का हक होगा। देखा जाए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रोजगार के जिक्र से आखिरकार बेरोजगारी राजनीति का मुद्दा बन ही गई, और बेरोजगारी के मुद्दे पर उफनने वाले आक्रोश की जगह अब रोजगार देने की योजना और रूपरेखा ने ले ली है, जो जनता के लिए आशा की किरण की तरह है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना सकती है। कांग्रेस को लेकर ताज़ा हालात की समीक्षा की जाए तो शायद यही सही जवाब होगा कि फिलहाल तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। तो जो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों और युवाओं को लुभाने के लिए जाति जनगणना की बात की है, या 50% आरक्षण सीमा को खत्म करने का वादा किया है, वो एक चुनावी घोषणा भर रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ओबीसी और दलितों को लुभाने की पहल इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और इस एजेंडे से इंडी गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें दरार पैदा हो सकती हैं, ये तय है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि केंद्र सरकार के विभागों में 30 लाख रिक्तियों को भरना है। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 में संसद में एक जवाब में कहा था कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 9.8 लाख रिक्तियाँ हैं, तो फिर कांग्रेस 30 लाख कैसे कह रही है, ये भी सोचने वाली बात है। या फिर कांग्रेस जनता के मूड को अब ठीक तरीके से भांपने लगी है, या फिर वो बहुजन के नब्ज को पकड़कर चलना चाहती है और 30 लाख नौकरियों की घोषणा के रास्ते वो लगभग 1.5 अरब देश वाली जनता तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहती है। इसलिए उसने आंकड़ों का मुद्दा नहीं उठाया। इस कसमकस में सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन रोजगार के सवाल पर देश में राजनीति हो, ये अच्छा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से लेकर उसके स्कूलों के मनमानी और पेरेंट्स के एजुकेशन लोन सब कुछ रोजगार से ही जुड़े हैं। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर उनके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट बेलगाम होकर टीचर्स और पेरेंट्स के खून चूस रहे हैं। उस देश में रोजगार कोई राजनीतिक मुद्दा न हो तो उस सरकार को उखाड़ फेंकना ही बेहतर है।
एनसीआर के नामी स्कूल का बच्चा कुछ बहुचर्चित शब्दों के बारे में नहीं जानता, और वो भी हिंदी के शब्द। उस स्कूल का फीस लगभग हर महीने 32 से 33 हज़ार के करीब है, तो समझा जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर स्कूल कितना गंभीर है। और ये पूरा का पूरा कनेक्शन देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार से जुड़े हैं, और ये पार्टियों के मैनिफेस्टो में या तो नहीं है या हैं, तो कितनी गंभीरता से इसका पालन होगा इसका अंदाज़ा आपको दशकों से होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी होगा, क्योंकि ये बस वादे हैं या इस पर अमल होगा, ये सब समय के साथ आपको पता चलेगा। हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस की नीतियों में राजनीतिक सूझबूझ और नीतिगत बुद्धिमत्ता देखने को मिली है। कांग्रेस ने इस बात पर भी फोकस किया है कि पहले समस्या को पहचानो, समाधान निकल आएगा। कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक घिसे पिटे विचारों या जादुई उपाय पेश करने की अपनी लीक से हटकर ऐसे समाधान पेश करने लगा है जिसमें जिम्मेदारी और रचनात्मकता दोनों ही का मेल है, और मैनिफेस्टो में बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बातें कांग्रेस के इसी परिपक्व राजनीतिक फैसलों से निकलकर आती दिख रही है। तो कांग्रेस ने जमीनी सच्चाई को समझकर मैनिफेस्टो को जमीन पर उतार दिया है, लेकिन 30 लाख सरकारी नौकरियों का भर्ती भरोसा को लेकर भी क्या उसके पास नीतियां हैं? नौकरी किस क्षेत्र में दी जानी है और उसके लिए संसाधन कहां से आने वाले हैं, इसे लेकर कांग्रेस के पास नीतियां हैं? और अगर हैं तो कांग्रेस ने अपने पूर्ववर्ती सरकारों में मनरेगा से लेकर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आज के अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा के आधे भी यानी 15 लाख नौकरियां भी सृजित कर पाई। ये कई सवाल हैं जो कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर उसने मैनिफेस्टो किस आधार पर बनाया। लेकिन जनता को ये ध्यान में रखना होगा कि चुनाव से पहले वादे होते हैं और कितना पूरे होते हैं ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। राजनीति का ये शगल है कि विपक्ष की नज़रों में सत्ता पक्ष हमेशा खलनायक होता है और अपनी नज़रों में विपक्ष हमेशा हरिश्चंद्र। इसलिए ये कांग्रेस के चुनावी वादे हैं, चाहे यह जितना लुभावना हो, लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है। कई दशकों तक शासन में रहने के बाद भी कांग्रेस ने अगर बेरोजगारी को लेकर बेहतरीन नीतियाँ नहीं बनाई तो ये उसके शासन की असफलता है। और आज अगर बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मोदी सरकार के 10 साल के शासन से नहीं उपजा है। लालू पर नौकरी के बदले ज़मीन लेने का आरोप है तो वह कांग्रेस शासन के दौरान रेल मंत्री रहने के दौरान का ही है, और आज वही लालू गठबंधन में फिर से कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगे। उन आरोपों से अन्ना आंदोलन का जन्म हुआ। केजरीवाल राजनीति में आए, फिर जेल गए, और इन सब के बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी दर 40 साल में सबसे ज़्यादा है। राहुल कहते हैं कि देश की 73% आबादी हाशिए पर है। तो कई सवाल उठते हैं कि आखिर भरोसा किस पर करें? जब शासन पर भरोसा नहीं तो वादों पर भरोसा कैसे कायम हो? राहुल चाहे जो कहें, कांग्रेस मैनिफेस्टो में रोजगार के मुद्दे पर जो वादे करे, लेकिन क्या उसके पास जवाब है कि उसकी सरकारों ने पहले इस पर काम कितना किया? कांग्रेस पर कौन भरोसा करे? देखा जाए तो कांग्रेस विश्वास के गंभीर संकट से गुजर रही है, और मोदी सरकार के 10 सालों में कांग्रेस से विश्वास और कम ही हुआ है। इसके पीछे प्रमुख कारण है मोदी सरकार का काम, जो दूसरी बार सरकार को बहुमत दिलाने और अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार होने से साबित हो जा रही है कि जनता उसे कांग्रेस के ऊपर तवज्जो दे रही है। लेकिन इस जीत का एक खराब पक्ष ये है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास के दौर से गुजरने लगी है, और रोजगार जैसे मुद्दे पर यही आत्मविश्वास बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ देश में खराब माहौल बना रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाते हैं। कैजुअल एम्प्लॉय की तरह लोग काम कर रहे हैं। सालों से नियमित करने की मांग होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के मैनिफेस्टो से रोजगार जैसे मुद्दे पूरी तरह से गायब है। तो क्या यह मांग कर चला जाए कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी को इतना हवा दिया कि विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा बन गया? क्या यह कहना गलत होगा कि बीजेपी जब सत्ता में आती है रोजगार जैसे मुद्दे पर वो बहुत बढ़िया नहीं कर पाई आज तक? और क्या यह मांग कर चला जाए कि बीजेपी की नीतियों में कभी रोजगार को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया और न बीजेपी देना चाहती है, इसीलिए उसने मैनिफेस्टो से इस मुद्दे को पूरी तरह से गायब कर दिया है। यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन पिछले 1-2 महीने के अंदर पेपर लीक की 3 बड़ी घटनाएं हुई। राज्य में सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद
समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती पेपर का लीक होने का आरोप लगा। इसके बाद 29 फरवरी को आगरा में इंटरमीडिएट गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक हुआ। सरकारें चाहे किसी की भी हों, किसी भी राज्य में हों, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं का इतिहास काफ़ी पुराना है। ज़रूरत है बेरोजगारी की समस्या का असल समाधान खोजने के लिए उस मॉडल में बुनियादी बदलाव करने की, ताकि हम नई पीढ़ियों के लिए रोज़गार सृजित कर सकें। ज़रूरत हो तो उस एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने पर सरकारें सोचें जो स्टूडेंट को रोज़गार तक नहीं दे पाती। ज़रूरत है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की भी, ताकि कैपेबल लोगों को रोज़गार मिल सके। पेपर लीक स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स की कमर को तोड़ देने के समान है, क्योंकि एजुकेशन लोन ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की आंखों में जो आस जगाई थी, सरकारों के काहली ने उनकी आंखें ही फोड़ दी। ये सिर्फ मैनिफेस्टो में डाल देने से संभव नहीं है। मैनिफेस्टो तो सत्ता हासिल करने का जरिया है, लेकिन मैनिफेस्टो पर अमल करना सत्ता में बार बार आने की गारंटी, जिसे जनता अच्छी तरह समझती है। इस बात को समझना जरूरी है। पार्टी चाहे कोई भी हो, मैनिफेस्टो में चाहे जो लिख दिया जाए, बोल दिया जाए, लेकिन भरोसा सबसे ज़्यादा किस पार्टी पर है, किसके वादे पूरे होने के करीब हैं, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।